सो हेलो गाइस, श्योर 60 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। और मैं गौरव पांडे हूँ। और क्या बोलते हैं कि मैंने तो वो ली थी एक्साइज इंस्पेक्टर, तो ये मेरी फर्स्ट जॉब थी। एक्साइज छोड़ के मैंने 2021 में ऑडिटर लिए और अभी 2022 में तो इसमें डबल ए में, तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 86 है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डबल ए की क्लास। तो लाइक वो हुआ था डिस्कस स्टार्टिंग से ही तो हुआ था कि अब मैं वो पढ़ाऊँगा, तो अकाउंट्स पढ़ाऊँगा और इको ये पढ़ाएंगे गौरव सर। तो अकाउंट्स स्टार्ट करने से ये पहले तो हम सबसे पहले एक बारी वो देख लेते हैं अकाउंट्स का सिलेबस क्या है। सो अगर हम अकाउंट्स स्टार्ट करेंगे तो सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि हमारी अकाउंट्स आती है 80 नंबर की। ठीक है, ये तो क्लियर है। हमारे 40 क्वेश्चंस आते हैं, 40 क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे अकाउंट्स के, और 60 आते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के। ठीक है, ये 40 80 हो जाते हैं, 2 मार्क्स का एक हो गया, और ये हो जाता है 120, टोटल मिला के 200 मार्क्स का हो गया। ठीक हो गया। अब अकाउंट्स का अगर हम अब वो करते हैं तो स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से तो ये बेसिकली ये पूरा का पूरा आपका क्या है, पूरा इसका बेसिक्स है कि अकाउंट्स है क्या, अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, अकाउंट्स के बेसिक नेचर क्या है, अकाउंट्स स्कोप क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं, और उसके अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स हो गए, कन्वेंशंस हो गए, गैप हो गए। तो स्टार्टिंग का ये जो पार्ट 1 है, इसमें ये पूरे का पूरा आपका थ्योरी है कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंट्स क्या है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये जो पार्ट 2 दिया हुआ है 1.12 में, तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा आप तो वो करेंगे, सीखना स्टार्ट करेंगे कि एंट्रीज कैसे बनती हैं, अकाउंट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम आगे अब वो देखते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा सिंगल एंड डबल एंट्री, फिर हमारी हो गई बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, BRS हो गया, बैंक रिकन्सिलिएशन, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया। तो बेसिकली जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, और यहाँ पे एक हो जाती है बैलेंस शीट, इसको हम एक साथ करेंगे। फिर हो गया हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया। फिर इसके बाद अकाउंट्स बनेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L अकाउंट, और ऐसे ये कर करके तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके, तो हम अच्छे लेवल तक ये तो जाएंगे। और फिर एम ये नहीं है कि बहुत पढ़ाना है, एम ये है कि जो रेलिवेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है, और बिल्कुल उठाएंगे बेसिक से। ऐसा नहीं है कि बस ये करा दिया और ऊपर ऊपर ये नहीं, उठाएंगे बिल्कुल उससे बेसिक से, और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। स्टार्टिंग में क्या होगा कि थोड़ा सा वो लगेगा, बोरिंग लगेगा कि बस थ्योरी पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स क्या है, वो क्या है, थोड़ा सा बोरिंग होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हमारा वो स्टार्ट होगा, एंट्रीज पास करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे, तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो यही है कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या। अब जब हम इसके बारे में ये पूरा आगे पढ़ने जा रहे हैं कि इसके अंदर है क्या, कैसा है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या। तो अकाउंटिंग के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो जैसे आप अब वो देखेंगे तो आगे जाके ये अकाउंटिंग, तो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग, बट जो हमारा सिलेबस में वो है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है जी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो बेसिकली है क्या, एक टर्म आ रहा है तो इसमें फाइनेंस। फाइनेंस का ये मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ हमारी पैसों के लेन देन से स्टार्ट हो रही है, हमारा पैसा है, हमको सबसे पहले ये देखना है कि हमारा पैसा आ कहाँ से रहा है, किस सोर्स से आ रहा है, उसको हमको कौन सी बुक में उसकी वो करनी है, एंट्री करनी है। उसके बाद फिर हमको उसको आगे ये लेके जाना है, एक प्रॉपर स्टेप्स हैं। तो हम आगे 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 हम आएंगे, और आखिरी में हमको उसको इस तरीके से वो करना है, प्रेजेंट करना है कि ताकि जो हमारी थर्ड पार्टीज़ हैं, अगर हमारी कंपनी में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, तो हम ये देखेंगे कि जो थर्ड पार्टी है वो हमारा अकाउंट देखे और उसको सब समझ में आ जाए कि इस कंपनी की फाइनेंशियल जो अभी लेवल है, इसका फाइनेंशियल लेवल ये कहाँ पे है। तो ये तो मतलब बेसिकली इसको ये जो हमारा ये बनाने का मेन मोटिव है वो यही है कि हम अपने से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे, फिर समराइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। लास्ट में तो हम क्या करेंगे, तो उसको जो हमारी थर्ड पार्टीज़ हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे क्रेडिटर्स हैं, तो उसको लास्ट में तो हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो ये एक पूरी प्रोसेस हो जाती है। ठीक है जी। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आप देखिए यहाँ से, ये है तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू रिवील द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। क्लियर है। Financial accounting provides a true and fair evaluation of a business. It therefore
सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, जहाँ से हम स्टार्ट लेके आए थे कि कंपनी स्टार्ट अपना कर रही है, कंपनी सब कुछ अपने वहाँ पे ये बना रही है कि मेरा कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ को मेरा पैसा जा रहा है, लेकिन लास्ट में उसने एक ऐसा अकाउंट तैयार करना है कि अगर कोई थर्ड पार्टी या स्टेक होल्डर्स आए तो उनको पता रहे ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इसका जो मेन पर्पज़ है पूरा वो यही है कि पैसे का, और जहाँ पे भी फाइनेंस वाला टर्म आ जाता है ना तो थोड़ा सा देखते ही समझ में आ जाता है कि फाइनेंस की बातें चल रही है, पैसे की बातें चल रही है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने थोड़ा सा उसका वो देख लिया ब्रीफ, अब उसके बाद हम आते हैं प्रोसेस पे या फिर नेचर पे। ठीक है, तो जो चीज़ अभी मैंने वो ये बताई थी, सबसे पहले हम क्या, तो अब स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ वो होती है हमारी आइडेंटिफाई करना, हमारा जो पैसे का सोर्स है वो आ कहाँ से रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये चीज़ हमारी तो फॉर एग्जांपल कि हमने कोई चीज़ सेल करी या फिर हमारे कोई डेटर थे हमारे या क्रेडिट थे, हमने पैसा या लिया या दिया, तो सबसे पहले हम क्या तो करेंगे कि सोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि पैसा एक्चुअल में आ कहाँ से रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहला स्टेप यही होता है। और एक चीज़ और है कि जब हमारा एग्ज़ाम होगा वहाँ पे हमारा कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आपको वहाँ पे ये लिखने को आ रहा है कि इसकी वो बताओ प्रोसेस, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि काम कैसे कर रहा है लेवल बाय लेवल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोर्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे रिकॉर्ड। ठीक है जी, और रिकॉर्ड करने की जो सबसे पहले वो होती है हमारी प्राइमरी बुक, वो क्या होती है सर? जनरल होती है। ठीक है, तो अगर हमारा कोई भी, अभी क्या होगा, अभी ये हमारी सिर्फ ब्रीफ चल रहा है और ये हमारा इंट्रो चल रहा है, इसमें सिर्फ थ्योरी आएगी, लेकिन क्या होगा कि इसके बाद जब हम वो करेंगे तो स्टार्ट करेंगे तो हम तो फिर उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि कैसे हम काम कर रहे हैं, फिर हम एंट्रीज पास करना ही सीखेंगे, लेकिन अभी बेसिक है। ठीक है, अभी हम सिर्फ थ्योरी पे जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगला जो स्टेप है हमारा वो है क्लासीफाई करना। ठीक है, और ये कहाँ पे होगा? क्लासीफाई कहाँ होता है? क्लासीफाई होता है सर लेजर में। ठीक है जी, ये हो गया आपका जर्नल, ये हो गया आपका लेजर। अब क्या है कि क्लासीफाई तो ये करना है, फॉर एग्जांपल क्या है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास पैसा आ रहा है और मुझे पैसा दे रहा है अभय। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं क्या सबसे पहले जब ये फॉर एग्जांपल कैश मेरे पास आया है, अभी ये क्या है, ये आगे की एंट्रीज हैं, अभी मैं खाली मतलब ये बता रहा हूँ। फिर भी अगर हम इसको रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो मैं ये बोलूँगा कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया है टू अभय अकाउंट। ठीक है जी, अभी एंट्रीज आगे जाके पूरी वो होंगी, मतलब मैं सही सिखाऊंगा, ये खाली एक वो दे रहा हूँ, एक तो एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे इसको हम बोलेंगे रिकॉर्ड कर रहे हैं हम इसको, और हम इसको रिकॉर्ड कहाँ कर रहे हैं? जर्नल में। ठीक है, अब उसके बाद जब बात आती है क्लासीफाई करने की, तो हम क्या करेंगे, अगर क्लासीफाई करने की बात आएगी तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको क्लासीफाई करेंगे। तो दो अकाउंट बनाएंगे हम, बनाएंगे एक कैश अकाउंट और एक बनाएंगे अभय का अकाउंट। तो इसी को ये बोलते हैं क्लासीफाई करना। ठीक है जी, तो एक यहाँ आ जाएगी एंट्री, एक यहाँ आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये होता है कि रिकॉर्ड करना, ये होता है क्लासीफाई करना। ठीक है, अब आगे जाके जो भी चीज़ वो होती है वो सब कुछ समराइजिंग में ही आएगी। अब हम बनाएंगे समराइजिंग करने वाला पार्ट, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, P&L बनाएंगे, ट्रेडिंग बनाएंगे, तो जितने वाला पार्ट भी आएगा वो सारा समराइज में है। मतलब कि आपने यहाँ आने तक सब कुछ क्लासीफाई कर दिया है, आपके पास पैसा आया, आपने रिकॉर्ड किया, और उसके बाद आपने यहाँ जाके क्लासीफाई उसको कर दिया है, ताकि अगर हम वो कर रहे हैं, क्लासीफाई करने का फ़ायदा क्या है? अब क्लासीफाई करने का जो मेन फ़ायदा होता है वो ये है कि अगर अभय ने ये मुझे एक साल में अगर 5 बार पैसा दिया है, तो अगर उसका क्लासिफिकेशन हुआ रहेगा, मैं सीधा वो खोलूँगा और मैं देखूंगा अच्छा अभय ने मुझे इतना पैसा दिया, बात खत्म। तो इसी वजह से क्लासीफाई किया जाता है। एग्जैक्टली वही चीज़, हाँ वही वाली चीज़ मैं, जैसे यहाँ पे आप वो देखो, एक मैंने बनाया कैश अकाउंट और एक बनाया मैंने उसका अकाउंट। ठीक है, ठीक है जी, और उसके हाँ, तो ये हो गया आपका कैश हो गया, ये हो गया। अब मैंने क्या किया, अगर मैंने अभय का अकाउंट ये यहाँ पे ये क्रिएट किया है, तो अभय ने मुझे साल में जितने पैसे दिए होंगे वो सारा कुछ क्या होता जाएगा, इसमें रिकॉर्ड होता जाएगा। और फिर जब मुझे उठाना होगा कि अभय ने कितना वो उठाया पैसा, तो मैं सीधे का सीधा उठा लूँगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर उसके बाद अगला स्टेप आ गया हमारा समराइजिंग। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सारा आगे का जो स्टेप है वो इसी में आएगा समराइजिंग में। ट्रायल बैलेंस हो गया, P&L हो गया, ट्रेडिंग हो गया। अब हम जाके देख रहे हैं कि कैसा है, क्या हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, क्या इनडायरेक्ट है, कैसे क्या रहेगा करके, ये आगे पूरा समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ स्टेप्स हैं, तो इसको एक बार ये तो वो देख लीजिए।
बाद में होता है एनालाइज करना। तो एनालाइज का मतलब क्या होता है कि आपको तो अब वो करना है एनालिसिस, आप जैसे वो देते हैं अमॉक देते हैं, तो उसका बाद में क्या होता है एनालिसिस होता है, फिर आपको समझ में आता है अरे यार यहाँ पे तो वो हो गई मिस्टेक हो गई, सिली मिस्टेक हो गई, वरना ये गलत नहीं होता। तो एनालाइज करने का मतलब ही वो होता है कि आपको एनालाइज करना है कि आपने कितना सोचा था, कहाँ तक पहुँचा और क्यों ऐसा रहा। आ रहा है ना ये समझ में? तो ये हो गया हमारा एनालाइजिंग। फिर उसके बाद हो गया हमारा इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना। तो इंटरप्रेट मतलब एनालिसिस आपने सोच लिया, और इंटरप्रेट करने का ये मतलब क्या होता है कि सामने वाले को इंटरप्रेट करना, सबको समझ में आना चाहिए, एक वो ऐसी फॉर्म में होना चाहिए जिसको एक्सप्रेस किया जा सके। क्लियर है यहाँ तक? और इंटरप्रेट हो गया, लास्ट में हो गया कम्युनिकेटिंग टू द एक्सटर्नल पार्टी एज वेल एज इंटरनल पार्टी। जितने भी लोग हैं लास्ट में उनको समझ में आ जाए जी हमने जो भी काम किया वो किया, समझ में आ गया? क्लियर है? बिल्कुल। ये देखो कुछ भी वो नहीं है, आइडेंटिफाई करना है, रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है, समराइज करना है, एनालिसिस करना है, इंटरप्रेट करना है, कम्युनिकेट कर देना है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? चलिए जी आगे बढ़ा जाए। अब सबसे पहला एक अगला जो भी चीज़ तो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, स्कोप है, प्रोसेस है, ये पूरा जो सिलेबस दिखाया था मैंने फर्स्ट पेज में उससे ही है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी आपको पढ़नी है, बस इसका ये आइडिया होना चाहिए ताकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता रहे कि ये कहाँ से आया। क्लियर है जी? तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा स्कोप। तो अब ये देखिए ना कि इसका स्कोप क्या है। कोई भी चीज़ स्कोप वाली बात कहाँ से आती है? अगर मैं क्लास 12th में वो ले रहा हूँ, साइंस ले रहा हूँ, तो मैं उसका स्कोप देखूंगा कि मैं यहाँ जा सकता हूँ, मैं यहाँ जा सकता हूँ, मैं बीटेक कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। सेम चीज़ कॉमर्स में भी है। तो वही चीज़ है, अगर हम कोई भी सब्जेक्ट को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो उसका भी कुछ स्कोप होगा। तो अगर कोई भी चीज़ को करने का कोई जब एक रीज़न होगा तभी इसको किया जाएगा। तो सबसे पहला जो इसका वो होता है, ये भी बिल्कुल बेसिक चीज़ वो है, बेसिक सी चीज़ है, कुछ भी नहीं है, बस थ्योरी है तो पढ़ानी है। सबसे पहली चीज़ है कि शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करना है जी इसने। अब हमारा काम ही वो है कि जब अगर हम एफए तैयार कर रहे हैं तो हमको बाहर वाली पार्टी को हमको सब कुछ बताना है, तो वो हमारे हो गए शेयर होल्डर्स, ताकि हम थर्ड पार्टी को सब कुछ एक्सप्रेस कि कैसे जी हमने स्टार्ट किया और कैसा जा रहा है और अभी हम कहाँ पे हैं। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि शेयर होल्डर्स को तो ये बताना, अंदर थोड़ा ब्रीफ किया हुआ है देख लेना। शेयर होल्डर्स आर एंटिटीज हु इन्वेस्ट देयर मनी इन द बिजनेस सीकिंग प्रॉफिट फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। सिंस दे हैव इन्वेस्टेड देयर ओन मनी इन द बिजनेस दे नीड टू बी रिपोर्टेड टू द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ठीक है जी? तो बस इनको ये बताना है। अब उसके बाद है कि पब्लिक को ये बताना है। तो अब पब्लिक को ही क्यों बताना है जी? अगर हमारी फर्म अगर स्टॉक मार्केट में वो है इन्वेस्टेड है, मतलब वो है, मतलब क्या बोलते हैं, लिस्टेड है, तो होता क्या है कि अगर आपको कोई भी चीज़ उसको ये बतानी है पब्लिक को, तो अगर मैं आपके पास आ रहा हूँ तो वो करने के लिए तो क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, तो मुझे ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इस कंपनी का पीछे का क्या बैकग्राउंड है, इसने क्या किया है, ये किस चीज़ में डील कर रही है और अभी इसकी क्या पोजीशन है। तो ये वाली चीज़ आती है हमारी पब्लिक के लिए। ठीक है जी? ये लिखा हुआ है the companies listed on the stock exchange are the ones in which the general public can also invest। ठीक है? तो इसका जो मतलब बेसिक सोर्स है वो किसके लिए? स्टॉक मार्केट के लिए। ठीक है जी? अब उसके बाद है, अब गवर्नमेंट है जी। हमने अगर अपने अकाउंट्स तैयार किए हैं तो हमको आखिरी में क्या देना है? टैक्स पे करना है। ठीक है? तो अगर हमको वो देना है, उसमें टैक्स देना है, तो हमको तो क्या करना पड़ेगा? हमको फाइनली जो अपने अकाउंट्स हैं उसको ये तो बना के गवर्नमेंट के पास दिखाना पड़ेगा जी हमने इस साल इतना पैसा कमाया है, ये हमारा नेट प्रॉफिट है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, तो उसी हिसाब से हमको क्या आएगा? टैक्स आएगा। तो हमारा तीसरा जो हो गया वो हो गया हमारा गवर्नमेंट। ठीक है? तो सही जा रहा है? बोर तो नहीं हो रहा? ठीक है। फिर उसके बाद है रिपोर्टिंग टू एम्प्लॉयज़। वही वाली बात है, बाहर वालों को और अंदर वालों को दोनों को पता होना चाहिए। अगर आप मेरी फर्म में काम कर रहे हैं तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि मेरी फर्म कहाँ स्टैंड करती है, तभी आपको भी अंदर से एक प्राउड वाली फीलिंग होगी जी मैं यहाँ काम करता हूँ। ठीक है? क्लियर है? तो कुछ भी नहीं है, स्कोप पढ़ना है तो स्कोप में वही हो गया, एक शेयर होल्डर्स हो गए, पब्लिक हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गया, गवर्नमेंट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? चलिए जी आगे बढ़ा जाए। अब देखिए क्या है कि अगला आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्देश्य। हाँ, इसका मतलब क्या उद्देश्य है? ठीक है? कि अगर हम इसको अगर वो कर रहे हैं तो ये सब कुछ थ्योरी वाला पार्ट है, ऐसा बहुत सिमिलर ये लगेगा कि ऑब्जेक्टिव्स आ रही है, स्कोप आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन है सब कुछ थ्योरी वाला पार्ट। पता होना चाहिए कि इसमें है क्या। ठीक है जी? तो अब सबसे पहले चीज़ है कि जितनी भी हमारी अकाउंटिंग रिलेटेड वो है इंफॉर्मेशन है उसको हमको कंसर्न पार्टीज़ को देना है। तो पार्टीज़ कौन है? पीछे पढ़ के आए हो, कौन कौन है पार्टीज़? शेयर होल्डर्स हो गए, इंटरनल मेंबर्स हो गए, एक्सटर्नल हो गए, पब्लिक हो गया और गवर्नमेंट हो गई। ठीक है जी? तो ये हो गया कि हमारी जितनी भी पार्टीज़ हैं
जो भी तो हमारा जिनके साथ वो चल रही है, वो डीलिंग चल रही है, भले ही वो शेयर होल्डर्स हों, इन्वेस्टर्स हों, मैनेजर्स हों, टैक्स ऑफिसर्स हों, ऑडिटर्स हों, तो उनके साथ हमको शेयर करना है। जो पीछे पड़ गए हैं वही है, क्लियर है। अगला है टू असर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी। तो है क्या कि कोई भी अगर अकाउंट तैयार किया जा रहा है तो उसका क्या वो है, मतलब मेन पर्पस क्या है कि हमको जी प्रॉफिट मिला है या लॉस मिला है। अगर प्रॉफिट मिला है तो कितना मिला है, लास्ट ईयर इतना मिला था, इस बार इतना मिला है, तो कंपैरिजन वाला फील आया था। ठीक है, क्लियर है जी। फिर अगला है हमारा कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। वही वाली चीज़ कि क्लासिफिकेशन करना है, रिकॉर्ड करना है, मतलब हर चीज़ एक वो चल रही है सिस्टम से। अगर कोई चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई है तो वो यहाँ जा रही है, फिर यहाँ जा रही है, फिर यहाँ आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीधा यहाँ से यहाँ आ जाओगे, क्लियर है। तो इसी वजह से क्या है कि अगर आपको वो रखने हैं एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, तो इसी वजह से क्या होता है कि अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं प्रॉपर। एक वो होता है, एक चैनल है कि ऐसे बनेगा अकाउंट्स, आगे हम देखेंगे सारा। ठीक है जी। अब उसके बाद है असर्टेन करना हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और जो हमारी वो बताती है फाइनेंशियल पोजीशन, तो वो कौन बताती है, बैलेंस शीट। ठीक है, सबसे लास्ट में तो वो बनाई जाएगी हमारी बैलेंस शीट, तो वो ये बताएगी कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है क्या। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, कोई डाउट। आगे चलते हैं जी। अब उसके बाद है लिमिटेशंस। कोई भी चीज़ अगर आती है तो अगर उसके कुछ प्रोज होते हैं तो उसके कुछ क्या होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अगर वो कुछ अच्छा कर रही है तो हो सकता है कि उसके अंदर कुछ फ्लॉ भी हो। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा फ्लॉस के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप ये देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि बहुत लिमिटेड वही आएगी इन्फॉर्मेशन, और वो अकाउंटिंग में ऑलरेडी टर्म्ड है और वो डिफाइंड है कि जी क्या क्या आने वाला है, और ये इम्पोर्टेंट है। मतलब वो कई बार वो कर लेता है कि क्यों ऐसा होता है, और अकाउंटिंग में क्या ऐसा फ्लॉ है कि जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि वो क्या देगी, सिर्फ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देगी जो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि इसमें इतना आ सकता है। क्लियर है। ऐसा नहीं हो सकता कि जी आप सोचोगे इतना मेरे पास वो है इन्फॉर्मेशन है, मैं सबको ला के वो कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता, फिक्स इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है। अगला चीज़ है कंट्रोलिंग कॉस्ट इज़ नॉट पॉसिबल। और ये ऑब्वियस सी बात है कि हमारा काम है कि जी हमको अकाउंट तैयार करने हैं, यहाँ से यहाँ जाना है, हम कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो होती है, मतलब ये हमारा जो एफ तैयार होता है ये एक पीरियड के लिए तैयार होता है। ठीक है, अगर ये 1 साल का पीरियड है तो हम यहाँ से जा रहे हैं रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और लास्ट में हम आके साल के एंड में हम ये देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचे। ठीक, और अगर हम लास्ट के अगर हम यहाँ पे आके वो देख रहे हैं वो चीज़ों को, तो हम कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बात बहुत ऑब्वियस है। ठीक है जी। अगली चीज़ जाते हैं, उसके बाद है रिकॉर्डिंग एक्चुअल कॉस्ट। सबसे मेन ड्रॉबैक या फ्लॉ इसका ये है कि इसमें सिर्फ क्या आती है, हमारी एक्चुअल कॉस्ट आती है। और एक्चुअल कॉस्ट होती क्या है, हमारी जो क्या होती है, एक्विजिशन कॉस्ट या रियल कॉस्ट या उसकी हिस्टोरिकल जो कॉस्ट थी। ठीक है, तो यहाँ कहाँ गया जी, हाँ जी, तो फिर जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है सिर्फ वही आएगी। फॉर एग्जांपल क्या है इसका, अगर हमने कोई मशीन ली, उसकी कॉस्ट थी 10,000 रुपये, प्लस हमने 2,000 रुपये उसके स्पेंड किए इंस्टॉलेशन में, प्लस 1,000 रुपये हमने उसके स्पेंड किए आने जाने में। ठीक है, तो ये पूरा होना चाहिए 13,000 रुपये। ठीक है, तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट बैठी 13,000 रुपये। लेकिन अगर आज उसकी मार्केट प्राइस 50,000 है तो हम ये नहीं दिखा सकते। क्लियर हो गया। तो ये अपने आप में एक अच्छा खासा एक ड्रॉबैक है कि जो चीज़ आपने जिस प्राइस में ली हुई है एक्चुअल कॉस्ट में, वो वही आएगी। हाँ हाँ, 1 लाख ही आएगा। ठीक है जी। तो ये होती है, देखो एक्चुअल कॉस्ट, देखो ओनली द रियल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द असेट्स इज रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो उसकी एक्चुअल थी, ये जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया, तुमने 2013 में कोई मशीन ली, ये उसका तो खर्चा आया, उसके हिसाब से ये बैठा 13 का, लेकिन आज वो बैठ रहा 50,000 का। फॉर एग्जांपल मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो बुक्स है उसमें यही दिखाएगा। ठीक है, अगर इसमें कुछ डेप्रिसिएशन हुआ होगा तो वो तो हाथ के हाथ वो होता रहेगा लेस, लेकिन अमाउंट बढ़ा के नहीं दिखा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि पर्सनल जजमेंट इम्पैक्ट्स फाइनेंशियल फिगर्स। होता क्या है कि अगर एक अकाउंटेंट है तो उस पर वो करता है, निर्भर करता है कि वो किस चीज़ को ले रहा है और वो किस चीज़ को छोड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसने ये देखा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ वो हो सकती है इंपॉर्टेंट, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो हो सकता है कि इंपॉर्टेंट कि यार मैं अगर पढ़ रहा हूँ मैं नोट्स बनाऊँ, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो नहीं हो सकता। तो ये वाली चीज़ है कि जो इसमें क्या होता है कि पर्सनल जजमेंट्स क्या हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं।
हाँ बस आएगी या नहीं आएगी। तो मतलब वही चीज़ है कि सबसे मेन चीज़ इसमें जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी के लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप स्टेक होल्डर्स हैं मेरी फर्म में, आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट वो हो सकता है कि वो तो मैं अंदर बैठा हूँ फर्म के, बट मुझे फील नहीं होता कि ये वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आ जाता है हमारा पर्सनल जजमेंट वाली बात, ठीक है जी। उसके बाद है नो डेटा फॉर वेस्टेजेस। कोई भी चीज़ अगर वेस्ट हो रही है, बी इट इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी, तो इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है जी। तो सिर्फ ये क्वांटिटेटिव वो दिखाएगा, फिगर दिखाएगा क्वांटिटेटिव, लेकिन ये उसमें भी वेस्टेज को इन्वॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये एक अच्छा पॉइंट आया, अगर कोई भी चीज़ क्वालिटेटिव है, ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यार तो ये हमारी फर्म में ये एम्प्लॉय ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, मैं इसकी ऑनेस्टी को तो वो कर लेता हूँ, कहीं पे नोट कर लेता हूँ, ऐसा होगा? ऐसा नहीं हो सकता। आप ऑनेस्ट हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आप इंटेलिजेंट हो, तो वो चीज़ नहीं आएगी। सिर्फ क्वांटिटेटिव चीज़ आएगी जिसको आप क्या कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद है डज नॉट डिस्क्लोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अभी आपके बिजनेस की क्या प्रेजेंट वैल्यू चल रही है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, क्योंकि होगा क्या, वही वाली चीज़ जो मैंने आप बताई कि आप यहाँ से आप स्टार्ट हुए हो और आप यहाँ जा रहे हो। अब आपको यहाँ आने के बाद ये पता चलेगा कि मैं कहाँ पे हूँ। अगर आपके पास मैं यहाँ पे आ गया जी, मैंने कहा जी अपनी वो बताइए आप फाइनेंशियल पोजीशन आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, या फिर आपका मतलब क्या है कि अभी आपकी क्या वैल्यू है, तो आप खुद भी वो हो जाओगे जी आखिरी साल तो ये थी लास्ट ईयर, अभी ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन अभी के टाइम पे कुछ वो नहीं है, ठीक है जी। जब वो साल एंड होगा, पूरा एक जो उसका पीरियड है वो एंड होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, लिमिटेशंस क्लियर है। अब आते हैं हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पूरा जो ये हमने जो ये अभी से स्टार्ट किया है और यहाँ तक जितना वाला भी पार्ट अभी हमने किया है वो थ्योरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इवन 2022 में तो ये तक वो आया हुआ था, 2022 वाले में जी, तो ये तक आया हुआ था कि ये वो दिया हुआ था, मुझे अभी एग्जैक्ट एग्जांपल याद नहीं है, मैं अभी जब वो आएगा हमारा पेपर तो मैं बताऊंगा कि ये दिया हुआ था कि बताओ ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है या अकाउंटिंग कन्वेंशन है, ये तक क्वेश्चन था जी। और उसके बाद अंदर से तो आते ही आते हैं कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, लेकिन सीधा सीधा ये भी दिया हुआ था कि ये कंसेप्ट है या फिर कन्वेंशन है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट्स की, ठीक है। अब यार देखो वो क्या होता है, आपका जब भी हम एक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं ना, तो हमारे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं ना वो किसी ना किसी अजम्पशन पे बेस्ड होते हैं। तो जो भी हमारे अजम्पशंस हैं उस पे सारा कुछ ये बेस्ड होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है देखिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डिफाइन द अजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटिटी आर प्रिपेयर्ड। जो भी हमारे अजम्पशन है जिनको हम सब अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसके बेसिस पे कुछ हमारे कंसेप्ट्स तैयार किए गए और उसी के हिसाब से हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कंसेप्ट्स आर दोज बेसिक अजम्पशंस एंड कंडीशन विच फॉर्म द बिजनेस बेसिक अपॉन विच द अकाउंटेंसी हैज़ बीन लेड। इसके बेसिस पे ही हमारी पूरी जो अकाउंटिंग है वो काम करती है, ठीक है। इसका ब्रीफ अभी यहाँ पे वो कर लेते हैं एक बार, आगे इनको पूरा वो किया गया, एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहली चीज़ है जी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत बहुत अच्छे से समझना है, कहीं पे ना आए तो पूछना है। सीधा वहाँ पे ये भी ये भी आ सकता है कि एक एग्जांपल दिया हुआ है और वो ये पूछ रहा है कि बताओ ये कौन से उसका पार्ट है, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि जो बिजनेस है वो ओनर से अलग है। यहाँ पे सिर्फ ब्रीफ दूंगा, आगे जाके पूरा एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। तो ये मतलब एक जो एंटिटी है, मतलब अगर बिजनेस है और आप उसके ओनर हैं तो मैं अलग हूँ, आप अलग हैं। अगर आप वो लेके आ रहे हैं कैपिटल, तो फिर वो मेरे लिए लाइबिलिटी बन गई, ठीक है। लाइबिलिटी क्या होता है? जो देना है आपने। अगर मैं फर्म हूँ, आप ओनर हैं, अगर आपने तो कुछ वो लगाया हुआ है, पैसा लगाया हुआ है, तो मुझे वो आपको वापस करना है। और अगर आपने ड्राइंग कर ली, ड्राइंग क्या होता है कि कुछ पैसा फर्म से वापस निकाल लेना, तो आपको वो मुझे वापस करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक लाला जी वहाँ गया वो दुकान में और वहाँ जाके वो बैठ गया, कह रहा है मेरी ही दुकान है, मेरा ही पैसा है, क्या जा रहा है। लेकिन अकाउंटिंग ये नहीं बोलती है, अकाउंटिंग ये बोलती है कि जी भैया वो लाला अलग है, वो दुकान अलग है। हाँ एग्जैक्टली वही चीज़। अगर वो पैसा लेके आ रहा है तो फिर वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी बन रही है,
अगर वो कंपनी का पैसा बाहर लेके जा रहा है तो कंपनी के लिए वो सेट है, वो उसको वापस करेगा, ये मतलब कि वो ओनर की लाइबिलिटी। क्लियर हो गया जी? तो ये होता है एंटिटी, बिजनेस एंटिटी। बहुत क्लियर है, बहुत ईजी है, अकाउंट्स में कुछ भी नहीं है, बस समझ समझ के थोड़ा चलेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगली चीज़ आती है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जो वाली चीज़ मैंने अभी बताई। हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव फिगर ही देखेगी, तो वो ये देखेगी कि मनी को मेजर किस टर्म में किया गया है, एक्चुअल कॉस्ट, रियल कॉस्ट, अभी आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे तो सब आपको समझ में आएगा। अगला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब क्या है, अगर मैं कोई भी फॉर्म स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं ये मान के वो चलूँगा कि वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी बहुत लंबे ड्यूरेशन तक। मैं ये मान के कोई भी चीज़ स्टार्ट तो नहीं करूँगा कि आज ये मैंने चीज़ स्टार्ट करी, 1 साल के बाद ये ख़त्म हो जाएगी, डूब जाएगी। ठीक है, मैं ओनर हूँ, तो मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि मैं मान के चलूँगा कि मेरी चीज़ जो होगी वो बहुत लंबी जाएगी। एक लाला है, एक दुकान है, तो वो ये मान के चलेगा कि ये मेरी दुकान पुश्तों तक चलेगी, सालों साल चलेगी। क्लियर है जी? तो ये होगा गोइंग कंसर्न। फिर उसके बाद है जी अकाउंटिंग पीरियड, ये कहीं ना कहीं थोड़े से रिलेटेड से हैं। अब देखो क्या है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ गोइंग कंसर्न में कि मेरी दुकान तो जी सालों साल चलने वाली है, लेकिन यार कुछ वो भी तो होनी चाहिए अकाउंटिंग। अब मैं आपके पास आया, तो मैं आया कि यार आपका तो क्या प्रॉफिट चल रहा है, और तो आप आके बोल रहे हो, कह रहे सर प्रॉफिट क्या है, चलते रहेगी मेरी, तो इस चीज़ से बात नहीं है। तो ये बोल रहा है कि हमारी जो लाइफ टाइम है या इसकी जो लाइफ है ये टिल एटर्निटी, कितना मतलब वो तो खैर ज़्यादा हो गया एटर्निटी, लेकिन चलेगी, फ्यूचर तक चलेगी, लंबा चलेगी। लेकिन अकाउंटिंग पीरियड ये बोल रहा है जी, कह रहा है कि मुझे आप ये बता दो कि छोटे छोटे टर्म्स में कि मैं अकाउंटिंग कैसे करूँगा। जैसे 1 साल की हो गई, फिर अगले साल की हो गई, ये हो गया अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंट को पीरियड में तोड़ देना। हाँ, देखिए है क्या कि चेंज करने वाली बात नहीं है। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मेरी किसी भी चीज़ की लाइफ अगर 10 ईयर्स है, ठीक है, तो अगर मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं ये बोलूँगा कि अगर मैं एक साथ लेके आऊँ आपके साथ 10 साल का वो रिकॉर्ड, तो आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा और बहुत जो हेक्टिक हो जाएगा। मैं अगली साइड कह रहा हूँ कि 1 साल का रिकॉर्ड ये है, अगले साल का रिकॉर्ड ये है, अगले साल का रिकॉर्ड ये है। तो बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि तोड़ तोड़ के ऐसे किया जाएगा एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है जी? उसके बाद है अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट, वही वाली चीज़ जो हम पीछे पढ़ के आए। कॉस्ट कौन सी आएगी? एक्चुअल कॉस्ट आएगी। मार्केट प्राइस कभी भी नहीं ली जाती है, आगे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। पूरा जो हमारा स्टार्ट हुआ है वो यही हुआ है कि उसमें आगे आप जब स्टार्ट करेंगे हम डबल एंट्री सीखेंगे। ठीक है, तो ड्यूअल, इसको हम बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब कोई भी चीज़ एक साथ 2 अकाउंट्स को वो करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास कैश आया है, कैश आया है, दिया किसने है, अरे यार भाई क्यों भाग रहा है, मेरे पास कैश आया है और दिया किसने है, मुझे अभय ने दिया है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, देखो कैश भी आ रहा है और अभय ने दिया है, तो 2 चीज़ वो हो रही है, एक यहाँ पे कैश आ रहा है और एक अभय ने दिया है। तो इसको हम बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट। इसको हम 2 अकाउंट में चार्ज करेंगे। ठीक है, तो एक बनाएंगे अभय का अकाउंट और एक बनाएंगे कैश अकाउंट। ठीक है, तो ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब है कि जो भी चीज़ होगी वो 2 चीज़ को अफेक्ट करेगी। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? अगला हो गया मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो इसके बाद यहाँ से आ रहे हैं ना, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इनको ध्यान से अभी वो सुनना, आगे एक्सप्लेन करेंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है जी, इस साल की जो भी चीज़ है उसको भले ही वो अनरियलाइज्ड है या फिर वो आने वाली है, वो आउटस्टैंडिंग है या जो भी है, आप उसको लाके यहाँ पे दे दो मुझे, ताकि मैं अपने अकाउंट को क्या कर पाऊँ, मैच कर पाऊँ। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। आगे एक्सप्लेन हो जाएगा तो पता चल जाएगा। फिर उसके बाद अगला आता है हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में रियलाइज़ करने का सेंस ये नहीं होता, इसमें आगे एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैंने चीज़ें कोट की हुई है। इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास ऑर्डर आया 1 लाख का, ठीक है जी, लेकिन आपने जो अभी तक उसको सामान बाहर भेजा है वो भेजा है 10,000 रुपये का। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो हमारा अकाउंटिंग में वो आएगा, तो वो ये आएगा या ये आएगा? 1 लाख नहीं आएगा। मतलब आने का मतलब ये है कि हमको 10,000 ही आएगा, जितने का ऑर्डर रिसीव हुआ है, या फिर हमको, तो हम जिस चीज़ के लिए इंटाइटल हो गए हैं कि हमको जी भैया इतना भेजना है, उस चीज़ से वो नहीं है। एक्चुअल में हमने फील्ड में काम कितना किया है, तो वो चीज़ होती है ये। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये आता है हमारा आखिरी में अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल का मतलब होता है कि जो भी चीज़ ड्यू हो गई है,
ठीक है, जो भी चीज़ आपको मिलने वाली है या फिर आपने वो पे करनी है, तो उस हिसाब से जो वो करेगा डील, वो होता है हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को उठाते हैं और थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है जी, देखो सबसे पहला हमारा वही हो गया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसको एक बार पढ़ लो तो तुम्हें वो आ जाएगा, तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये बोलता है कि बिजनेस और उसका जो ओनर है वो सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ है। क्लियर है यहाँ तक कि बिजनेस अलग है और वो अलग है। फॉर एग्जाम्पल, when the owner invests money in the business, it is recorded as a liability of the business to the owner। वही वाली चीज़ जो मैंने बताई, अगर मैं एक शॉप हूँ, आप शॉप के ओनर हैं, अगर आप पैसा वो लेके आ रहे हैं तो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई डाउट? क्लियर है ना? और हर चीज़ को बहुत अच्छे से वो समझ लेना, कॉन्सेप्ट क्या है, कन्वेंशंस क्या है, बाद में काम आएंगे। मतलब कहने का ये मोटिव है कि अभी हम लास्ट में क्या करेंगे, 2016 से 2022 के जब वो करेंगे अपने पेपर्स, तो आपको समझ में आना चाहिए अच्छा ये तो हमने यहाँ पढ़ा है। ठीक है, तभी ये पढ़ने का फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं। अगला आता है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। वही वाली चीज़ है कि क्वांटिटेटिव फिगर आएगा। दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है जी, वो होने किस में चाहिए, एक करेंसी के टर्म में वो होने चाहिए, तभी जाके वो रिकॉर्ड होगा। और वो ऐसा ये नहीं हो सकता कि आप आए, आपने सिर्फ एक वो दे दी, जुबान दे दीजिए, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप हार्ड वर्किंग है, तो इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो जो भी चीज़ मनी में मेजर हो सकती है, सिर्फ वही चीज़ आएगी। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, सिंसियरिटी, लॉयल्टी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज दीज कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर है? ऑल्दो दे ऑल्सो अफेक्ट द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस कंसर्न। भले ही कुछ भी हो रहा हो, अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं हैं तो ये हो सकता है, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कमा रहे हैं 20,000, अगर आप काम ही नहीं कर रहे हैं तो आप कमा रहे हैं 10,000, तो इफेक्ट तो मुझे हो रहा है, लेकिन कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक जी? अगली चीज़ आती है हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई भी चीज़ किस पे रिकॉर्ड होगी, उसके परचेस प्राइस पे। It states that all assets are recorded in the books of accounts at the purchase price, which includes cost of acquisition, transportation cost and installation cost। जो पीछे एग्जांपल दिया था 10,000 उसकी कॉस्ट थी, ठीक है जी, 2,000 रुपये उसको किस में लगे, इंस्टॉलेशन में लगे, और प्लस 1,000 रुपये उसने ट्रांसपोर्टेशन के दिए, कितने हो गए, 13,000। सही काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा 13,000 वाला अमाउंट। अब उसके बाद क्या बोलता है, इंस्टॉलेशन एंड नॉट एट दी मार्केट प्राइस। भले ही आपका मार्केट में उस चीज़ का प्राइस 13,000 का 13 लाख क्यों ना हो जाए, मुझे नहीं मतलब है। जो आपने तो अभी उसका एग्जांपल दिया लैंड का, आज मैं लैंड 1,000 रुपये के लिए कल 1 लाख की दी, मुझे नहीं मतलब है मैंने वो कितने की खरीदी है, वहाँ से मुझे अपने पास उसको ये लाने में क्या चार्ज लगा है, प्लस अपने वहाँ मुझे इंस्टॉल करने में क्या चार्ज लगा, वही मेरी कॉस्ट है। क्लियर है यहाँ तक? It means that fixed assets like building, plant and machinery, furniture, etc. are recorded in the books of accounts at a price paid for them। जो उनके लिए पैसा दिया हुआ है सिर्फ उसी में क्या होगा, रिकॉर्ड हो। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं जी। अगला वाला वही चीज़ हो गया, गोइंग कंसर्न। अभी हमने वहाँ थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में किया है, तो तुमको बहुत ईजी हो रहा है समझना। अगर मैं एक एक करके इसको आगे लेके आता तो तुम्हें होता एकदम से क्या आ गया। अब देखो गोइंग, ये क्या बोलता है, गोइंग कंसर्न बोलता है दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अ बिजनेस फर्म विल कंटिन्यू टू कैरी ऑन इट्स एक्टिविटीज फॉर अ इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसका ये कहने का ये मतलब नहीं है, अगर मैं एक शॉपकीपर हूँ, अगर मैं एक शॉप भी, ये एग्जांपल्स शॉप से थोड़ा अच्छे समझ में आते हैं, तो मैं अगर एक दुकान खोल रहा हूँ, मेरा ये बोलने का ये मोटिव नहीं है कि जी ये मैं क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। मेरा ये मानना है कि ये इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला आता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, वही वाला जिसका हमने अभी वो करी थी, बात की थी कि छोटे वाला ड्यूरेशन का। देखो, ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द अजम्पशन दैट प्रॉफिट्स ऑन दिस ट्रांजेक्शन आर टू बी असर्टेन्ड एट ए स्पेसिफिक पीरियड। दिस इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। दस दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स that a balance sheet and profit and loss account should be prepared at regular intervals। ठीक है जी, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर मेरी फर्म यहाँ से लेके यहाँ तक जाने वाली है तो मैं एक साथ ही इसका तैयार करूँगा। मेरा बोलने का मतलब है कि मैं एक फिक्स अकाउंटिंग पीरियड को वो करूँगा, जैसे 1 साल का है मेरा, 1 ईयर का, और हर साल मैं अपने अकाउंट्स बनाऊँगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इनके नाम पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, किसका हमारा कुछ क्या करते हैं, हमारे फॉलो करते हैं 31 मार्च से 1 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, और कुछ फॉलो करते हैं 1 जन से 31 दिसंबर।
ठीक है। कई बार क्या होता है कि बैंक्स वगैरह ये वो करते हैं, फॉलो करते हैं, कंपनीज ये फॉलो करती है, डिपेंड्स। मतलब 2 ही फाइनेंशियल ईयर होते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च या 1 से 31। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी। अब उसके बाद आ गया हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट, जो चीज़ हमने ये पढ़ी थी। कोई भी चीज़ अगर हमारे पास आ रही है तो उसकी क्या होगी, 2 जगह एंट्री होगी, एक इधर पे एक इधर पे। वही चीज़ ही तो ये बोल रहे हैं। दिस कंसेप्ट अज्यूम्स दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ अ ड्यूअल इफेक्ट। जो मैंने पीछे एग्जांपल दिया था कि अगर कैश आ रहा है, या अभी आप वो करेंगे, मैंने क्या बोला, मेरे पास कैश आ रहा है और कौन दे रहा है, अभय दे रहा है, तो मैं इसकी क्या एंट्री बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा इसकी कैश अकाउंट डेबिट टू अभय अकाउंट। ठीक है जी। तो इसके जब मैं अकाउंट्स तैयार करूंगा तब भी मेरे 2 अकाउंट्स तैयार होंगे, एक होगा अभय का अकाउंट, एक होगा कैश का अकाउंट। और इसी को तो हम क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो यहीं से आता है हमारा डबल एंट्री। ठीक है जी, ड्यूअल एस्पेक्ट समझ में आ गया। उसके बाद है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब देखो इसमें वही वाली बात है जो अभी हमने वहाँ पे की हुई थी कि रेवेन्यू और जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं मस्ट बिलोंग टू द सेम अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अगर वही वाली चीज़ है कि भले ही वो प्रीपेड हो, आउटस्टैंडिंग हो, आगे देखो। So once the revenue is realized, the next step is to allocate in the relevant accounting period. This can be done with the help of accrual concept. If the revenue is more than the, ये तो profit होगा वरना loss होगा। ठीक है, आगे है तो वो देखो, हाँ ये अच्छा लिखा हुआ है कि एक बार अगर आपको रेवेन्यू आ गया है अकाउंटिंग ईयर में, भले ही वो आपको मिला है या नहीं मिला है, और जो भी आपकी कॉस्ट इंकर्ड हो गई है वो आपने पे करी है या नहीं करी है, वो उस साल ही आएगा। आया समझ में? देखो क्या है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा इस साल का है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ 2020 की। ठीक है, आपको कोई चीज़ पे करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चीज़ पे करनी है और अगर आपने वो पे नहीं करी तो हम उसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि अभी आपने वो दिया नहीं है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं तो पता होने चाहिए। और एक होता है एडवांस में दे देना कोई भी चीज़ को, जैसे कोई फर्म क्या करती है, किसी चीज़ को एडवांस में दे दिया, एडवांस सैलरी दे दी, हाँ, या फिर आपने दी ही नहीं है तो वो क्या होती है, आउटस्टैंडिंग होती है। 2 चीज़ क्लियर है यहाँ से। अब देखिए क्या है मैचिंग कॉन्सेप्ट, तो ये बोल रहा है कि अगर आपने यहाँ पे, अगर आपको 2020 में अगर आपको 50,000 पे करने हैं, ठीक है, भले ही वो अभी आपका आउटस्टैंडिंग है, आपने दिए नहीं है, तब भी आप उसको 2020 में ही दिखाओगे। क्लियर है यहाँ तक? आया समझ में कि अगर इस साल की कोई भी चीज़ है वो अगर आपकी यहाँ पे आएगी तो उसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि आपको 2020 में 1 लाख रुपए मिलने थे लेकिन वो अभी तक आए ही नहीं है, लेकिन आप उसको 2020 में दिखाओगे, हाँ, प्रॉफिट में आप दिखाओ। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी वजह से ये जो हमारा वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट, इसका बर्थ होता है। तो एक आपका मैचिंग हो गया, एक एक्रूवल हो गया, यहाँ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे को इसको पढ़ना स्टार्ट कर लेना। ठीक है, अब देखो क्या है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इट गाइड्स हाउ द एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू फॉर डिटरमाइनिंग एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल मुझे इस साल मिलने हैं 50,000 रुपये, ठीक है, लेकिन अगर मैंने इस साल वो दिखाए नहीं है, अगर ये मेरी इनकम है, ठीक है, ये आने वाली है मेरे पास, ये लेकिन अभी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन ये हो तो वो गई ना मेरी इनकम। ये मतलब इसका एग्जांपल क्या है कि मैं आपके पास आया जी, अब मैंने आपके पास आके एक वीक काम कर लिया और उसका ये मुझे वो मिलना है, तो कुछ पैसा मिलना है, 1 लाख रुपए मुझे तो मिलना है। अगर वो मैंने 1 लाख रुपए इस अकाउंटिंग ईयर में नहीं हो तो वो दिखा, हो सकता है मेरा जो प्रॉफिट हो रहा हो वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आ गया ना? क्लियर है? अगला है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द इन्वेस्टर शेयर होल्डर टू नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द बिजनेस। क्लियर है? ये चीज़ क्लियर हो गया? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं जी। अगला है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, जिसकी मैंने बात करी थी। अगर 1 लाख रुपए का मेरे पास ऑर्डर आया है, ये सिर्फ मुझे मिला है और मैंने एक्चुअल में जो बाहर भेजा है वो 1,000 रुपये भेजा है, ये मेरा बाहर गया हुआ है, तो जो मेरा बुक्स में आएगा वो क्या आएगा, 1,000 रुपये आएगा। क्लियर है? देखो, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट रेवेन्यू फ्रॉम एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। द टर्म रियलाइजेशन मीन्स क्रिएशन ऑफ लीगल राइट टू रिसीव मनी। ठीक है, अब देखो इसमें वो क्या है, आपके पास ऑर्डर तो 1 लाख रुपए का आ गया था, ठीक है, आपने 1,000 रुपए का सामान ये भेजा है, तो आपका जो लीगल राइट हुआ है वो तो यही हुआ है ना जी। इसमें बस वही वाली चीज़, मतलब इसका वो क्या है, एग्जाम्पल क्या है कि मैंने आपको बोला कि मुझे 100 रुपये का कोई सामान भिजवा दीजिए ना, मैंने फ़ोन किया आपको, आपने मुझे सिर्फ 10 रुपये का वो भेजा सामान,
तो जो आपका वो था लीगल राइट वो कितना है, 10 ही तो है। मैं आपको पे तो अभी 10 ही करूँगा। आप ये नहीं बोल सकते जी आपने ऑर्डर तो 100 का दिया, लाओ 100 रुपये लाओ। क्लियर है यहाँ तक? फिर उसके बाद क्या है, आगे पढ़ो। सेलिंग गुड्स इज रियलाइजेशन, रिसीविंग ऑर्डर इज नॉट। जब आपने सेल कर दिया है, जब आपके वहाँ से सामान बाहर चला गया तब ठीक है, लेकिन अगर आपने सिर्फ उसको रिसीव ऑर्डर ही किया है तो वो आपका रियलाइजेशन नहीं है। क्लियर है? ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। मतलब रियलाइजेशन में आपको इसमें देखो एक वो भी दिया हुआ है एग्जाम्पल कि उसको 5 लाख का ऑर्डर आया और उसने सिर्फ 2 लाख का भेजा, तो जो उसका लीगल राइट है वो ये है, और यही अकाउंटिंग में। क्लियर है रियलाइजेशन? अगला है हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट। देखो अक्रूवल का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ जो क्या हो जाती है, ड्यू हो जाती है। ठीक है, ड्यू का ये मतलब क्या है कि ये और थोड़ा मैचिंग कॉन्सेप्ट, वहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट में भी इसका नाम आया था अक्रूवल कॉन्सेप्ट का, कि उसका जो मेन मोटिव है ना, अक्रूवल से ही हम मैचिंग में जा पाते हैं, और अगर हमने अक्रूवल सही नहीं किया होगा तो हम मैचिंग में जा ही नहीं पाएंगे। अब देखो ये क्या बोल रहा है अक्रूवल, तो क्या बोल रहा है, हमारी कोई भी ऐसी इनकम, देखो रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज व्हेन दे बिकम क्या, रिसीवेबल। फॉर एग्जाम्पल आप आए मेरे पास, आपने 50,000 का काम किया मेरे लिए, ठीक है, ये अमाउंट है, आपने ये काम किया, और मैंने आपको ये बोला यार अभी तो यार है नहीं भाई पैसे, तू एक काम करना, तू बाद में ले लेना। ठीक है, अगर एक बार मैंने इसको वो दे दिया है ना कि मतलब ये वो हो गया, रिकॉग्नाइज हो गया है कि उसको 50,000 रुपये तो मिलने ही मिलने हैं, अगर वो उसके लिए 50,000 रुपये आउटस्टैंडिंग भी है ना, तो उसको दिखाएगा कि ये मेरे 50,000 रुपये मुझे मिल चुके हैं, मतलब आज नहीं तो कल मेरे पास पैसा आ जाएगा, वो अक्रू हो गया है, वो ड्यू हो गया है। ठीक है, तो अक्रू का मेन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ क्या होती है जब क्या हो जाती है, ड्यू हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? तो अक्रू, और वही चीज़ क्या है, एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे बिकम पेएबल। जब ये क्या है, अगर ये 50,000 रुपये मैं फर्म हूँ, अभी ये मुझे ये क्या करना है, 50,000 रुपये मुझे पे करने हैं, बट अभी है नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे पे करने हैं, तो वो मेरा वो है दायित्व बन गया कि मुझे वो देने ही देने हैं। अब जब ये मैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट में ये करूँगा, तब जाके ही मैं मैचिंग कॉन्सेप्ट को सही बना पाऊंगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट यही बताता है कि भाई अगर तुम्हारा इस साल का कोई फिगर है तो वो यहाँ आना चाहिए, ताकि मेरे अकाउंट्स क्या कर जाए, मैच कर जाए। फिर समझ में आया अक्रूवल और वो? अभी तक इस कॉन्सेप्ट में कहीं पे डाउट? तो कोई भी कॉन्सेप्ट में थोड़ा भी डाउट, कुछ आया समझ में? पीछे चलते हैं हम थोड़ा सा। ये था जी हमारा, हाँ ये है जी, देख लीजिए, ये हो गया हमारा बिजनेस एंटिटी में क्या था, सेपरेट आइडेंटिटी है। फिर क्या हो गया, तो मनी मेजरमेंट में क्या था, हर चीज़ जिसका जो मनी है या फिर जो भी हमारी करेंसी चल रही है उसके टर्म में होना चाहिए। अगला हो गया गोइंग कंसर्न में क्या था, कोई भी चीज़ बहुत बढ़िया, कोई भी चीज़ इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक जाएगी। अकाउंटिंग पीरियड में क्या था, स्पेसिफिक टाइम के लिए ही अकाउंटिंग की जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 10 साल की अकाउंटिंग एक साथ करूं। बताइए, अकाउंटिंग पीरियड आपका एक पीरियड है, मतलब कि मैं अगर वो एक्सटर्नल पार्टी के लिए बता रहा हूँ वो 1 साल है, हो सकता है कि अंदर कोई कंपनी वो कर रही हो कि हर क्वार्टर में तो कुछ वो बना रही हो। अब क्या होता है, आगे जाके एक टर्म आएगा बुक कीपिंग, इसको हम बोलते हैं, जो आप कह रहे हैं ये होती है बुक कीपिंग, एक होती है अकाउंटिंग। अच्छी चीज़ ये वही पूछी, बुक कीपिंग रोज़ की रोज़ होती है, या फिर आप अपने हिसाब से, आप जब आपको तो करनी है, आपके पैसा आया आपने बुक में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अकाउंटिंग एक पीरियड के बाद ही होगी। एग्जैक्टली अभी ये आएगा आगे, मैंने वो पूरा ऐड किया हुआ। बुक कीपिंग छोटा सा एक वो है, बुक कीपिंग ही आगे जाके अकाउंटिंग बनती है, उसका एक जो वो होता है, एक बड़ा वर्जन होता है वो अकाउंटिंग का, हाँ छोटा भाई उसका बुक कीपिंग हो गया। एग्जैक्टली फिर हो गया जी हमारा अकाउंटिंग कॉस्ट। ये बताइए कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट, याद आया? अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है, जिस भी प्राइस में उसको हमने एक्वायर किया है, एक्वायर करने की जो कॉस्ट होती है क्या होती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस हाँ इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ठीक है जी, और मार्केट में क्या चल रहा है उसे हमें कोई मतलब नहीं है जी। उसके बाद आ गया हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। बताइए, कोई भी अगर ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो 2 चीज़ों को इफेक्ट करेगी, ड्यूअल एंट्री। ठीक है जी, उसके बाद हो गया हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग और अक्रूवल ये देखो साथ काम करेगा। अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे अक्रूवल से भाई, तो ये पहले अक्रूवल का मतलब क्या है,
कोई भी चीज़ अगर पेएबल हो गई है तो हमको पे करनी है, कोई भी चीज़ अगर हमारे लिए रिसीवेबल हो गई है हमको इस साल ही मिलनी है, ठीक है। तो बोलता है अक्रू, और अक्रू को ही हम कहाँ इसमें वो लेके जाते हैं, मैं तो इसमें तुम्हारा मैचिंग में, मैचिंग बताता है इस साल का रिकॉर्ड लेके आओ, आई एम सॉरी, तो लास्ट में जाके उसको मैच कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर ये बताना रियलाइजेशन। ना जो चीज़ पे नहीं की गई है, जिस चीज़ के लिए आप लीगली वो हो गए हैं, मतलब कि आपका वो हो गया है कि आपको भी मिलना है, आपकी राइट मिल गई है, मतलब आपको एक लीगल राइट हो गया है। मतलब इसका एग्जांपल क्या दिया था, अगर आपको 1 लाख रुपए का आपको ऑर्डर आया, लेकिन अगर आपने सिर्फ 10,000 का वो बेचा है बाहर सामान, तो आप 10,000 के लिए ही आपके पास राइट है। क्लियर? कोई डाउट अभी तक इसमें? ये बहुत इजीली क्लियर होना चाहिए। सामने से अगर आ जाए, आप अभी आगे एग्जांपल्स आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी बात चल रही है। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए जी, अब हम आते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। देखिए क्या होता है, वो हो गए तो कॉन्सेप्ट। सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो मैं अभी वो बता रहा था बात कि कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन में क्या होता है, डिफरेंस होता है। कन्वेंशन याद कर लेना ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, कन्वेंशन सिर्फ 4 है, सिर्फ 4 है। अगर तुम्हें ये 4 याद हो जाएंगे तो तुम कॉन्सेप्ट खुद तुम्हें बता रहा है। कॉन्सेप्ट में 2022 में सीधा सीधा उसने पूछ लिया था कि ये कॉन्सेप्ट है या कन्वेंशन है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इतने इजीली की चीज़ें कैसे बनती हैं। अब देखो वो क्या थे हमारे कॉन्सेप्ट में, क्या था देखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो भी होते हैं ना, ये सब हमारे आइडियाज़ पे बनते हैं। हमारे जो थॉट्स होते हैं, जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, तो हमारे जो ये होता है हमारे कंसेप्ट, वो सिर्फ इस पे होते हैं। लेकिन कन्वेंशन जो होते हैं ना, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको यूनिवर्सली फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। आप भी वही चीज़ कर रहे हो, मैं भी वही चीज़ कर रहा हूँ, ये भाई यूएस में है, ये भी वही वाली चीज़ कर रहा है। हाँ, तो ये वाली चीज़ क्या होती है, एन हाँ जी देख, ये है तो देखोगे वो क्या लिखा है, एन अकाउंटिंग कन्वेंशन रिफर्स टू द कॉमन प्रैक्टिसेस विच आर यूनिवर्सली फॉलोड इन रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या है, ये फिक्स है, ये आपका यहाँ भी हो रही है, ये वहाँ भी हो रही है, ये वहाँ भी हो रही है। लेकिन जो आपके कॉन्सेप्ट है ये आपके बिलीफ्स में है, ठीक है, आपके थॉट प्रोसेस के हिसाब से ही चल रहे हैं। अब उसके बाद क्या है कि बहुत सिंपल सी बात है कि ये चीज़ पूरे यूनिवर्सली है, बट ये अनरिटन है, कहीं भी लिखा होगा हाँ ये है, ये मतलब ये चीज़ कहीं पे मेंशन नहीं की गई है कि आप भी ऐसा करोगे, आप भी ऐसा करोगे, लेकिन ये चीज़ सबके लिए सेम है। अगर आप खाना खा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है सामने वाला भी खाना खा रहा है, लेकिन ये चीज़ कहीं पे मेंशन नहीं है कि आपको खाना खाना है। क्लियर एग्जाम्पल से? अब देखो क्या है, ये सिर्फ हमारे 4 होते हैं कन्वेंशंस, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारा कंसिस्टेंसी। इसका क्या मतलब है कि जब भी हम अकाउंटिंग करने जा रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। फॉर एग्जांपल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, जब भी हम डेप्रिशिएशन क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो इसके बहुत सारे वो होते हैं। कभी होता है SLM हो गया, WDV हो गया, तो ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। अब क्या किया मैंने, अगर फर्स्ट ईयर में मैंने SLM से डेप्रिशिएशन चार्ज कर दिया, अगले साल मैंने WDV से वो कर दिया, तो दोनों अमाउंट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे और अकाउंटिंग गलत हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट रहने का मतलब क्या है, वही चीज़ अगर आपसे यहाँ भी अगर आपसे कहा जा रहा है कि भाई पढ़ो और कंसिस्टेंट रहो, उसका ये मतलब है कि आपको सिर्फ पढ़ना है। आप ये नहीं कर सकते जी पढ़ भी लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, तो आप क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं उसे। तो वही वाली चीज़ है कि कोई भी चीज़ अगर आपने स्टार्ट करी है तो वो कंसिस्टेंट रहेगी। अगर कोई भी चीज़ वो नहीं होगी कंसिस्टेंट, तो वो कंपेरेबल नहीं होगी, इस चीज़ को याद रखना। हाँ, तो वो कभी कंपेयर होगी ही नहीं। फॉर एग्जांपल, आपने 2012 में SLM से डेप्रिशिएशन वो लगा के अकाउंट्स बना दिए, 2013 में आपने WDV से बना दिए जी, तो ये मैच कैसे होंगे, नहीं मैच सॉरी, तो ये कंपेयर कैसे होंगे, कंपेयर करेंगे ही नहीं। कंपेयर तभी होगा ना अगर मैं आपका वो कंपैरिजन आपसे करूंगा, तभी तो वो होगा कंपैरिजन। मैं आपका ये कंपैरिजन तो इससे स्टार्ट कर दूँ, कंपैरिजन नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? सही चल रहा है, वो तो नहीं है, नी तो नहीं आ रही। अगला है हमारा फुल डिस्क्लोजर। देखो अकाउंटिंग का अगला जो कन्वेंशन है वो ये बोलता है कि पूरा डिस्क्लोज करो, कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा आ रहा है इतना और आप दिखा रहे हैं इतना। मतलब कहने का क्या मतलब है कि आपको एक तरीके से ऑनेस्ट भी वो होना चाहिए, लेकिन अकाउंटिंग के टर्म में क्या है, जो भी चीज़ हो रही है उसे क्लियरली बाहर डिस्प्ले करना
हाँ उसी के लिए है बेसिकली फुल डिस्क्लोज, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि मेटेरियलिटी, तुम्हें सिर्फ वही वाली चीज़ें रिकॉर्ड करनी है जो कि क्या हो, मेटेरियलिस्टिक हो, ठीक है, जिनको रिकॉर्ड किया जा सकता हो। ये नहीं कि वही वाली बात ऑनेस्टी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? अगला है कंजर्वेटिज्म। सबसे बढ़िया, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा कन्वेंशन होता है, इसको हम बोलते हैं प्रूडेंस। हमारी जो अकाउंटिंग है ना, वो हमको बहुत सेफ लेके वो चलती है, इसको बोलते हैं प्रूडेंस। हमारी अकाउंटिंग जो है वो हमसे ये मतलब उसका क्या बोलना जो है कि अगर आपको पता है कि फ्यूचर में कोई लॉस आने वाला है या आपको कोई फ्यूचर में आप खतरा है, तो आप उसे अभी से वो लेके चलो। लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, उसे छोड़ दो जी। ये पूरा आपको सेफ चलवा रही है, कह रही है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉसेज हैं, देखो क्या है कंजर्वेटिज्म, आपको कंजर्व करना है चीज़ें। और यहाँ क्या लिखा है, प्रूडेंस, ठीक है। ये क्या होता है, प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? प्रूडेंस का मतलब होता है जो यहाँ से, हाँ बुद्धि, एग्जैक्टली हिंदी में याद तो नहीं आ रहा, हाँ प्रोडिजी, जिसकी वो होती है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रूडेंस, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब है कि जी अगर अभी लॉस हो रहे हैं, तो अगर होने वाले हैं उसको अभी से तुम वो लेके चलो, लेकिन प्रॉफिट होने वाला है जो कोई नहीं, जब होगा तब देख लेंगे, ठीक है। समझ में आ गए चार के चार, कोई दिक्कत? चलिए आगे एक्सप्लेन करते हैं इनको। देखिए सबसे पहला है कंसिस्टेंसी। अब क्या है कि कोई भी चीज़ क्या है, कंसिस्टेंट रहनी चाहिए सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। अगर वो सेम नहीं रहेगी, हम कंपैरिजन उनका आपस में नहीं कर सकते। जो पीछे बताया था पूरा वही है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक वो चीज़ होती है कि अगर कोई पढ़ रहा है, उसको कुछ चाहिए पीछे से पीपीटी में वो करने के लिए, तो वही वाली चीज़ है कि अगर सेम प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए जाएंगे तो उसका कंपैरिजन नहीं होगा। एग्जांपल दिया था मैंने डेप्रिसिएशन वाले, उसका क्लियर है, कोई डाउट? एक बार स्लाइड देख लो पूरी, तो ये मतलब क्या लिखा हुआ है, एक ही प्रिंसिपल फॉलो रहेंगे ताकि उससे क्या हो, कंपैरिजन हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं 2013 का 2023 से भी अगर कंपेयर कर रहा हूँ, वो तभी होगा जब मेरे मेथड्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है जी। अगला हो गया हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। क्या करना है, किसी भी चीज़ को हमको क्या करना है, फुल्ली डिस्क्लोज करना है। कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होनी चाहिए, शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड दैट ऑल मटेरियल एंड रिलेवेंट फैक्ट्स कंसर्निंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज। कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। बहुत क्लियर है, कुछ कुछ चीज़ें पढ़ते ही समझ में आ जाती हैं क्या लिखा हुआ है। अगला है जी कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी। जो चीज़ बताई थी कि क्या होना चाहिए, कोई भी चीज़ क्या होनी चाहिए, मेटेरियल वो होनी चाहिए, मेटेरियल इन वो होनी चाहिए, ठीक है। द कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी स्टेट्स दैट टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीनिंगफुल ओनली मेटेरियल फैक्ट दैट इज इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी सप्लाइड टू द यूजर्स। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही चीज़ हमको आगे सप्लाई करनी है, जो चीज़ इमैटेरियल है तो उसको हमको आगे सप्लाई नहीं करना। क्लियर है यहाँ तक? अब आ गया सबसे बढ़िया वाला कन्वेंशन ऑफ, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम पढ़ा मुझे अच्छा लगा, रहे यार अच्छा सा है। तो ये हो गया तुम्हारा कंजर्वेटिज्म, ये हो गया हमारा प्रूडेंस, ठीक है जी। देखो ये क्या बोल रहा है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। एंटिसिपेट क्या होता है, एक्सपेक्ट करना, फ्यूचर की चीज़ अभी जाके एक्सपेक्ट कर लेना, ठीक है। कह रहा है फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला हो, कोई मतलब नहीं है जी, लेकिन अगर अभी लॉस होने वाला है तो अगर उसको फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो उसे कर लो, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि इट इज़ बेस्ड ऑन पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, ये तुमको सेफ रखना चाहता है, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव कन्वेंशन मिनिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट शुड बी, मतलब ठीक है ये कुछ नहीं है। प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल, ये देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड until it is realized, but if the business anticipates any loss in the near future, provision should be made in the books of accounts for the same. अगर प्रॉफिट तुमको कुछ टाइम के बाद आने वाला है, हाँ अगर तुम्हारा प्रॉफिट अगर कुछ टाइम के बाद भी आने वाला है तो आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर लॉस आने वाला है तो उसको आपको आज से ही लेके चलना चाहिए, ठीक है जी। समझ में आया यहाँ तक? अगला गैप अगले उसमें स्टार्ट करते हैं। तो हम चार की चार चीज़ें, हाँ जी। अब ये देख लो, एक था हमारा कंसिस्टेंसी, ये याद हो गया, हाथ क्या याद करना है, यहाँ से जाके दोबारा ना समझने की वो पड़े, यहाँ से जाके ये पीपीटी में वो कर दूंगा, सेंड कर दूंगा, तो उसके बाद बस ये वो देखो तो पूरा माइंड में इमेज बननी चाहिए क्या पढ़ा है। कंसिस्टेंसी हो गया, फुल डिस्क्लोजर हो गया, मेटेरियलिटी हो गया और कंजर्वेटिज्म हो गया, ठीक है। इनफ है, करें क्लास में? ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।